ओके सो पिछली क्लास के आखिर में इट वाज ब्रॉट टू माय अटेंशन कि मैंने ये वाला नेटवर्क पूरा नहीं किया था एंड सम पीपल गॉट कंफ्यूज कि ये खत्म किस तरह से होगा सो आई एम जस्ट क्विकली एडिंग दैट दिस इज नॉट द डिस्कशन टुडे और मैं इस पे क्वेश्चंस भी नहीं ले रहा जस्ट कंप्लीटिंग दिस नेटवर्क रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग सीबो और सीबो में चार वर्ड से हम एक वर्ड प्रेडिक्ट कर रहे थे वी हैड द डिमेंशंस हियर 40k into 1 जो हमारे वन हॉट वेक्टर्स थे दे वर कमिंग इनटू दिस सिंगल प्लेस जहां पर हमने 300 into 40k का एक बनाया था बिकॉज for each of the neurons, for each of the 300 neurons, we wanted 40k weights to match with each of the inputs जो इसके पास आ रही है. इन दोनों ने जब आपस में मल्टीप्लाई होना था तो दिस वुड बी 300 into 40k into 40k into 1 यानी 300 into 1 तो एम्बेडिंग मिल गई आपको ये एम्बेडिंग वो थी जो सम थी दिस वाज द स्मूदी जिसको हम डिस्कस करते रहे थे नाउ फ्रॉम दिस स्मूदी ऑनवर्ड ये मैंने ड्रॉ नहीं किया था एंड सम पीपल गॉट कंफ्यूज कि मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया सो दिस लास्ट पार्ट कुड बी एनीथिंग यहाँ आपकी मर्जी है आप इसे किस वोकैबुलरी पर ले जाना चाहते हैं यहाँ मैं इसको 10k पर ले गया हूँ सो दिस इज 10k into 300 सो 10k मुझे आउटपुट चाहिए यानी मुझे सिंपल एक वन हॉट वेक्टर टाइप की एक चीज चाहिए यहाँ पर सो दिस इज गोइंग टू बी 10k into 300 into 300 into 1 सो 10k into 1 तो ये पूरी इट ऑल वर्क्स आउट सो मैं कभी कभी इस तरह की चीजें छोड़ देता हूँ जानबूझकर बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि यू गाइस आर डूइंग इट एट होम बट some people got confused इसलिए मैंने एक दफा ड्रॉ कर दिया है until the time जब हम इसे अपने नोट्स वगैरह में हलीमा प्लीज अपने अगर आप नोट्स बना रही हैं ना तो उसमें ये पूरी नेटवर्क लिख दीजिएगा okay all right so forget this is not the discussion topic today we'll be hopefully inshallah completing the RNNs so let's begin using the recurrent neural networks just to remind ourselves this is a feed forward neural network जो एक input लेता है और उसकी base के ऊपर एक output produce कर देता है we said this doesn't work for us we want to process sequences so we want to remember information from previously processed tokens हम उसकी information remember करना चाहते हैं and we got an amazing idea when we were creating these word embeddings we said oh wow we can do smoothies so smoothies can so we can have one let's say 300 dimensional vector which can have a flavor of multiple words so it can be simultaneously one two three four or v words at the same time and we also have the ability to vary the proportion or the concentration of each embedding in this vector ये वो बेसिक इंसाइट है जिसको अब हम यूज करने लगे हैं इन चीजों के अंदर वी सेड ओके हाउ अबाउट वी क्रिएट अ मशीन एंड द मशीन हैज द एबिलिटी अ ट्रेनेबल एबिलिटी जिसके थ्रू वो इन स्मूदीज को खुद से बना सके in order to represent a sequence so what we ended up creating was something like this so you give it a word and now let me dim the lights so you give it a word the word goes in it produces some output but at the same time ये embedding level के ऊपर it has produced an embedding we take that embedding we give it back in the next time step so when we're processing the second word और मैंने ये last time discuss किया था कि हम इसे अक्सर unroll करके लिखेंगे it doesn't mean कि ये अलग अलग हैं it's the same network so time step T1 के ऊपर अगला word आ रहा है और पिछला word की जो embedding थी वो एक weight से multiply होकर दोबारा वापस आ रही है और add हो रही है so it's getting added here just like वो smoothie के अंदर आप चीजें add कर रहे थे so ये 300 dimensional ही निकलेगी अगर आप 300 dimensional embeddings बना रहे हैं तो ये 300 dimensional vector यहाँ आया है और इसके 300 dimensional आंसर के अंदर ऐड हो गया hence creating a smoothie just that कि ये जब आया है तो ये एक weight से multiply होके आया है and its concentration has been lowered ठीक है तो लिहाजा ये दो ऐड होकर ये दो वर्ड्स का मिक्सचर बना सिमिलरली थ्री वर्ड्स का मिक्सचर बना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो योर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका y hat is a function of the current input and also the previous time step so the embedding the hidden states जो previous time step से आ रही हैं वो यहाँ पे यूज होती हैं अब मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं in order to make this super simple I have been constantly saying कि यहाँ पर हम embedding पास कर रहे हैं पिछली स्टेट से ये जरूरी नहीं है कि आप embedding ही पास कर रहे हो you we are just promising to pass the hidden state whatever the hidden state might be तो आपने उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना where you see a recurrent neural network जिसको इनपुट में ही आप embeddings दे रहे हैं so then you thinking okay embedding तो यहाँ से चलेगी तो फिर पास क्या हो रहा है whatever is being created in the hidden state that's being passed you're passing on the hidden state to the next state all right ये हमने डिस्कस कर लिया था we have some biological reasons for creating such networks although कि ये बात अपने जहन में बड़ा क्लियर रखिएगा yes initially machine learning models are often inspired by or accidentally end up being similar to biological systems it does not in any way imply
कि हमारा गोल है मशीन लर्निंग में एम्यूलेट करना बायोलॉजिकल सिस्टम्स को. It's not our goal. In fact, we started doing well in machine learning the day we stopped trying to emulate how humans do a particular task. तो जिस दिन से हमने ये काम छोड़ा था ना कि अब हमने इंसानों की तरह नहीं करना जरूरी, वो गोल तक पहुंचना है जिस तक इंसान पहुंच रहा है. दैट वाज द डे जब से हम इंसानों से बेहतर आउटपुट्स की तरफ जाना शुरू हुए. इफ यू कीप द ह्यूमन ऑन द ह्यूमन प्रोसेस एज द गोल्ड मार्कर एंड से कि ओके बस यहाँ तक पहुंचना है, तो फिर वो यहाँ तक ही आप पहुंच सकते हैं. यू कैन नेवर सरपास द ह्यूमन एबिलिटी. आपकी फिर लिमिट वहीं पर आ जाती है. तो ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू. दिस हैपेंड इन द 70s 80s जिस वक्त फर्स्ट एआई विंटर गुजरा था और उसके बाद से हम लॉजिक की जगह चले गए थे statistics की तरफ. We have discussed all of that in the machine learning course. All right. So this is the recurrence. This is the function. Just writing it in more details. This is what we're dealing with. अच्छा, अब यूजुअली यहाँ पर हम आपको कई जगहों पर कहीं 10H मिलेगा, कहीं सिग्मॉइड मिलेगा. ऑब्वियसली अब आप इतने बड़े हो गए कि इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होते. सिर्फ मैं कुछ यहाँ पर अब कन्वेंशंस बना दूं. So let me just draw some conventions. I'm just removing this. So in your network, you're passing in an input x. The input x gets multiplied by a weight matrix. So we're going to call it WXH. वो चीज जो x को लेती है और h में कन्वर्ट करती है. This is where your network is. यहाँ पर इट्स आवर चॉइस कि हम बाइसेस को अलग रखना चाहें या बाइसेस को बीच में शामिल कर देना चाहें. जब मैं आपसे इसके बैक प्रोपेगेशन करवाऊंगा तो लाइक द बैक प्रोपेगेशन दैट वी डिड लास्ट टाइम फॉर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, मैं बाइसेस को अलग रखूंगा. सो यू कैन जस्ट ड्राइव द सेम इक्वेशंस इन बोथ डिफरेंट वेज. थोड़ा सा फर्क आएगा दोनों के बीच में. सो इट्स बेटर कि आप एक ही कन्वेंशन फॉलो करते रहें ताकि आपकी एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस निकलें. ओके, so x gets multiplied by wxh produces an h. This h goes back, जो आपकी रिकरेंस है, और जो वेट मैट्रिक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे उसे हम WHH कहेंगे. YHH जो H को लेती है और H ही को वापस देती है. ठीक है. सो कन्वेंशन क्या हो रही है यहाँ पे, हम सबस्क्रिप्ट के अंदर जिधर से आ रहे हैं जिधर जा रहे हैं उन दोनों चीजों को लिख रहे हैं. X से लेकर H बनाना, H से लेकर H बनाना. तो देन व्हाट डू यू थिंक वुड दिस बी यहाँ से आगे मूव करने वाली? WHY, या जो H को लेती है और Y में कन्वर्ट करती है. ठीक है. सो हमारा ये एक बेसिक सा ये कन्वेंशन रहेगा. ये आपको जगह जगह मिलेगा, इसलिए मैंने एक दफा इसको बना दिया. सो हियर यू कैन सी दैट my H is essentially a function of two things. W transpose XH into XT. जो करंट मेरा X आ रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय द XH वेट मैट्रिक्स, प्लस जो प्रीवियस स्टेट से H आ रहा है प्रीवियस टाइम स्टेप से मल्टीप्लाइड बाय द HH मैट्रिक्स. ठीक है. ये दोनों चीजें मिलकर हमारा वो फंक्शन. सो दिस इज essentially now that you have the smoothie analogy, you can now see, okay, now you're adding two ingredients. Okay, the one of the ingredients is this which is at maximum concentration. इससे कम concentration पे तो H बनता ही नहीं, और ये पुराने वाले को आप डाइल्यूट करके ला रहे हैं H मैट्रिक्स से करके. बाय द वे, जब मैं डाइल्यूट बार बार कह रहा हूं तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे वेट्स की वैल्यूज 0 और 1 के बीच में है. ये हम थोड़ी देर बाद ना जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बुराइयां करना शुरू करेंगे, जुगनियां करना शुरू करेंगे, उस वक्त देखेंगे कि अगर आप, यानी यूं नहीं बल्कि अगर मैं यूं कहूं, जरा 1 से ऊपर करके तो देखें, तो बेसिकली ये एक मसला हमारा निकलेगा. 1 से नीचे भी को हम इतने खुश नहीं होंगे, लेकिन 1 से ऊपर तो फिर हमें लग पता जाएगा ये होता क्या है अगर वेट्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो. बाय द वे, ये जो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है ना कि योर वेट्स आर यूजुअली वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, दिस इज अ ग्रेट इंसाइट फॉर अस जो पूरे सेमेस्टर काम आनी है. तो बड़ी आम सी बात कि अच्छा हमारी सारी वैल्यूज जो हम स्टोर कर रहे हैं पूरे न्यूरल नेटवर्क में वो ज्यादातर जगहों के ऊपर 0 और 1 के बीच में होती हैं. लेकिन ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थोड़े अरसे के बाद जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां ये कहेंगे हमारा न्यूरल नेटवर्क बहुत ओवरवेट हो गया है लिटरली, वी नीड टू टेक इट टू डाइट, we're going to remember this and we're going to say, oh wow, all values are between 0 and 1, और इन्हें स्टोर कहाँ किया हुआ है. एंड दैट्स गोइंग टू बी अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ. तो ये तब की बातें हैं जब मैं आपको क्वांटाइजेशन पढ़ा रहा हूँ और जिस वक्त मैं आपको डिफरेंट फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स पढ़ा रहा हूँ. बट जस्ट यहाँ पे बात आ गई थी तो मैंने उसका जिक्र कर दिया.
ओके, ऑलराइट, यहाँ मैंने एक डायग्राम इस तरह की भी दी हुई है इस सोर्स से, जिसमें आपको बेसिकली वो सारा इंटरनल नजर आ रहा है, लेकिन अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये सब मैं बोर्ड पे बनाकर आपको समझा चुका हूँ कि कौन सी चीज असल में पास ऑन हो रही है। हिडन स्टेट पे टाइम स्टेप 1 पे अगले टाइम स्टेप पे पास हो रही है। ओके, दीज आर जस्ट एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स, यू डोंट नीड देम, या यू डोंट नीड देम। दिस इज जस्ट योर वाई हैट, द आउटपुट। सो जो भी कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद आपने फाइनल आउटपुट जो वाई हैट प्रोड्यूस करनी है, this y hat is simply the sigmoid of the W transpose HY into HT जो यहां से निकल रही। तो ये HT जो यहां से बाहर निकल रही, ठीक है। सो यहां पर आपने एक एजम्पशन ली है कि मेरा दरमियान का जो फंक्शन है वो tan h है, और जो फाइनल वाला फंक्शन है वो सिग्मोइड है। जो सिग्मोइड है उसकी रीजनिंग तो आपको पहले ही पता है कि वहां सिग्मोइड क्यों रखना पड़ता है, बिकॉज यू नीड अ प्रोबेबिलिटी लाइक थिंग। यहाँ पर tan h रखना कोई मजबूरी नहीं है। tan h इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, आप कुछ और भी रख सकते थे। आमतौर पे सिग्मोइड नहीं रखते क्योंकि उसके अपने पेचीदा मसाइल हैं। तो फिर हम उसकी जगह कोई ना कोई और रखते हैं, कभी स्क्विग्लू होगा, कभी रेल्यू होगा, कभी कोई और होगा, लेकिन आमतौर पे वो सिग्मोइड नहीं होता सर। WHY क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ना। आपको याद है कि जो आपने दरमियान वाली लेयर बनाई थी, एम्बेडिंग्स वाली लेयर, और उसके बाद फाइनल लेयर बनाई थी जहां पे आपके पास वो 10,000 into 1 बन रहा था, तो ये सारी चीजें वेट से मल्टीप्लाई होकर यहाँ जा रही थी ना। ये वो वाले वेट्स हैं। वाई ये वाली चीज है ना, फाइनल आउटपुट, सॉफ्ट मैक्स आउटपुट। तो यहाँ सॉफ्ट मैक्स हम शो नहीं कर रहे, खाली सिग्मॉइड कह रहे हैं उसको, ठीक है। सो दी मेट्रिसेस, अगर आप अपने पुराने डायग्राम पे जाकर देखना चाहें, तो दिस वाज योर इनपुट लेयर। So let's say this was your 10K into 1 hot vector. This was your 300 into 10K embeddings layer, and this was your final layer 10K into 1, assuming we're doing word prediction based on a single word. तो अब यहाँ से यहाँ आने वाले जो वेट्स हैं, ये एक्स एच हैं। जो ये वाले वेट्स हैं, ये आपके पास एच एच हैं। और जो ये वाले वेट्स हैं, ये आपके पास एच वाई, ठीक है जी। एच एच का साइज क्या होगा, ओके। सो द एच एच is going to be multiplied with a matrix जो कि simply एक embedding की पूरा वेक्टर है। So it's a 300 into 1 vector. So it needs 300 weights. If we are assuming, मैं हमेशा 300 इसलिए कहता हूँ कि if I say embedding size तो थोड़ा सा जहन में स्टिक नहीं करेगा। 300 हमने पक्का किया हुआ है कि क्योंकि it's a common embedding size. So it's going to have 300 weights in that case. द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो यहाँ से निकल रही हैं, जितनी आउटपुट्स निकल रही हैं। सो एसेंशियली हर वैल्यू एक W से मल्टीप्लाई होकर वापस आ रही है, और फिर उसी वैल्यू में ऐड हो रही है, बिकॉज आपने ये वाला काम किया होगा ना। ये दोनों चीजें एक डिमेंशन की हैं, ठीक है जी। सॉरी, कहाँ पर, इधर इन दोनों की जो आपस की मल्टीप्लीकेशन है, एच एच, जी जी, 300 into 1, इसीलिए ट्रांसपोज कर रहे हैं ना। सो दोनों एच एच भी आपका 300 into 1 है, और आपका जो ये एच टी निकल रहा था बाहर, वो भी 300 into 1 है। दोनों चीजें मल्टीप्लाई करने के लिए यू जस्ट प्लेस वन वर्टिकली, वन हॉरिजॉन्टली, एंड यू डन। दैट्स व्हाई यू हैव द ट्रांसपोज। जी, कौन क्यों ऐड हो रही? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। One single sum, it's one single sum because this is a recurrence essentially. This is not a sum, it's a recurrence. So it's going back, and it's going to go back all the way to the first symbol. So it's a recurrence. So ये वो जगह है, ये वो लाइन है जो recurrent है. This is feed forward. This one in itself is feed forward. This is the recurrent part. ये पीछे जाता है, ठीक है जी। Yeah, yeah. Yeah, if you're thinking about it from a training perspective, then yes, exactly. If you're thinking about it from an inference perspective, तो तब तो आप शुरू ही वन से हुए हैं ना। वन प्रोसेस किया है, पहला फ्लेवर डला है, फिर उसके बाद दूसरा आया है, फिर तीसरा आया है, तो तब तो खाली आपका इन्फ्रेंस के अंदर तो आप सोच ही फॉरवर्ड में रहे हैं। हाँ, जिस अंदाज से आप कह रहे हैं ना कि पीछे वन तक जाना पड़ेगा, वो हमारा बैक प्रोपिगेशन के वक्त आइडिया होगा, क्योंकि जब आखिर में हमें लॉस पता लगा तो अब जाना किधर है, लॉस ने प्रोपिगेट किधर होना है। सो हेंस द टर्म बैक प्रोपिगेशन थ्रू टाइम। तो वो रिकरेंस उसको पीछे लेकर जाती है पिछली वाली मैट्रिसेस की तरफ, जो वही मैट्रिसेस हैं। तो ये भी करते हैं बात। अब अभी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं इसकी डिटेल में गया। ओके, मैंने ये इन स्लाइड्स पे ना ये सारी मैट्रिसेस बनाई हुई भी हैं। सो घर जाकर, जैसे आप इतनी मेहनत से रोजाना घर जाकर इसकी रिवीजन करते हैं,
आज भी जब मैंने पिछली दफा की क्लास का जिक्र किया तो अक्सर लोगों के चेहरों के रंग थोड़े से चेंज हुए कि ये तो आज भी पिछली क्लास की बात हो रही है। या रिवीजन करते जाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी सिंपल करके चीजों को देख रहे हैं, बट दीज थिंग्स हैव अ टेंडेंसी। ये मशीन लर्निंग के बारे में आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होगा एज विद अदर टेक सब्जेक्ट्स। इनको थोड़े दिन बासी होने दें, पढ़ा रहने दें, फिर दोबारा पढ़ के देखें, फिर आपको लग पता जाएगा। सो बेसिकली उस वक्त समझ आ रही होती है, इफ यू गिव इट अ सेकंड शॉट इमीडिएटली द सेम डे, मे बी एक आध दिन बाद फिर रिवाइज कर लें, वो पक्का हो जाएगा। जिंदगी भर वैसे ही कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये क्या था, चलते फिरते भी याद होगा। बट इफ यू गिव इट सम टाइम, इस लेक्चर के बाद दो एक हफ्ता ना करें इसको तैयार, फिर दोबारा देखें, नाउ यू विल बी बैक टू स्क्वायर जीरो। सो ये थोड़ा सा इसका मसला है, साथ साथ रिविजन जरूर करते रहें। अच्छा जनाब, ये मैंने पूरी चीज एक दफा बना दी है। लेट्स गो थ्रू दिस वन लास्ट टाइम। एक्स टी आया, एक्स टी यहाँ पर प्रोसेस हुआ, और उसके नतीजे में ये अल्फा टी प्रोड्यूस हुआ। मैंने इंटरमीडिएट स्टेज बीच में लिख दिया। सो अल्फा टी इज एसेंशियली एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स एच, और उसके बाद पिछली स्टेट से जो डब्ल्यू एच टी माइनस वन आ रहा था वो एच एच से मल्टीप्लाई होके योर ए टी बन गया। ए टी को मैंने टेन एच से गुजारा तो एच टी बन गया। ठीक है, ये एच टी अब अगली स्टेट के पास भी जाएगा और एच टी आगे भी मूव करेगा। सो ये एच टी जब आगे मूव करेगा तो इससे ये बी टी प्रोड्यूस होगा। बी टी इज द डब्ल्यू एच वाई ट्रांसपोज इनटू एच टी, एंड देन सिग्मॉइड से गुजारा एंड यू गेट द वाई हैच। डन। अब इसी सब कुछ को पूरी की पूरी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दें, यू हैव द एंटायर recurrence. By the way, really good supplement to my lectures on RNNs would be Josh Starmer's video on, I think, visual recurrent neural networks, or recurrent neural networks better explained, or something like that, कुछ इस तरह का नाम है। So StatQuest के ऊपर he has these videos, but very simplified videos। आप जाहिर है उसको लैंग्वेज के साथ कर रहे हैं, वो खाली उसको एक सिंपल अंदाज में प्रिडिक्शन की बेस पे कर रहे हैं, यस नो टाइप की प्रिडिक्शन पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट डजंट हैव द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंटायर मैट्रिक्स। लेकिन इट्स अ गुड रिसोर्स जिसे आप साथ साथ देख सकते हैं। तो आरएनएन भी है उसमें, उसमें एलएसटीएम भी है जो मैंने इसके बाद पढ़ाना है, उसमें ट्रांसफॉर्मर भी है। तो वो तीनों चीजें मौजूद हैं, और कुछ उनकी नोटेशन हमसे काफी मिलती जुलती है। सो इफ यू लिसन टू दिस लेक्चर, वॉच दैट वीडियो, 20 मिनट की आई थिंक वीडियो है। It's really gonna help with your understanding, sir. वो अभी पूछा था किसी ने, 300 into 1। या प्रोड्यूस 300 के, सो 300 into 1 ही है ना, और वो 300 into 1 के साथ हेडमर्ड प्रोडक्ट होगा। सो इट्स एन एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट। उसने उतनी बड़ी चीज है, गुड गुड फॉर मेंशनिंग दैट। सो 300 into 1 नॉर्मल होता तो वो एक एलिमेंट बना देता ना, सो इट्स गोना डू अ हेडमर्ड प्रोडक्ट। उनको आपस में जब मल्टीप्लाई होगा ना, एलिमेंट बाय एलिमेंट, उसके साथ वेट मल्टीप्लाई होगा। या क्योंकि उसी में वापस आना, उसको 300 ही चीजें चाहिए ना वापस आके वहां मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो let's look at this diagram, and let's try to look at this unrolled version। x naught x एच से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर गया y एच से मल्टीप्लाई हुआ, y नॉट प्रोड्यूस हुआ। अब हमारे ना एक टर्न आने वाली है हमारी गुफ्तगू में, तो अब जरा तवज्जो अपनी मैक्स कर लें। यहाँ से एच एच से मल्टीप्लाई होकर अगली स्टेज के ऊपर गया, एंड सेम गोज ऑन अंटिल यू रीच दिस फाइनल स्टेज ऑफ एक्स टी, जो पिछली सारी स्टेट से आने वाली स्मूदी को अपने में ऐड करता है, और उसके बाद y हैट टी प्रोड्यूस कर देता है, जो फाइनल आउटकम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ स्मूदी वाली चीज भी लिखी हुई है। सो यू प्लेड द होम, फॉर एग्जाम्पल ये कोई चीज है और बीच में बहुत सारे वर्ड है और आखिर में एक वर्ड होम आ रहा है। सो यहाँ पे दिस इज अ यू फ्लेवर्ड स्मूदी, एंड दिस इज अ प्लेड फ्लेवर्ड स्मूदी, एंड सो ऑन, सो जो मैं हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने सिर्फ स्लाइड्स में डाल दिया था कि अगर कोई भूल जाए। ओके, वंस यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस, you have two types of losses. You can calculate the loss at every output if the output means something. अब ये होंगे आरएनएन्स के आर्किटेक्चर्स जो अभी हम देखते हैं। फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आरएनएन्स विल हैव डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें एक इनपुट जानी है और एक आउटपुट निकलनी है, फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो इसने एक इनपुट वर्ड दिया और यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, नाउन था, वर्ब था, एडजेक्टिव था, क्या चीज थी। उस केस में ये वाला आर्किटेक्चर होगा, और उसमें मैं यहीं पे लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसने कितनी गलती की है। सिमिलरली मैं यहाँ भी लॉस कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, और सब में लॉसेस कर सकता हूँ। सो माई टोटल लॉस is a sum across all time steps. However, for something like sentiment analysis, the only answer that we care about is this one। इसने पूरा सीक्वेंस इनपुट करना है और फिर आखिर में कहना है सेंटिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव या न्यूट्रल। वो बीच में कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स है ना, वो बुड़बुड़ाते रहते हैं, एंड समटाइम्स वी जस्ट डोंट केयर। बोलने दो, लाइक वो व्हाटएवर, वी डोंट केयर फॉर दैट आउटपुट, इट्स अ डोंट केयर। सो वो बोलता जा रहा है सारे टाइम में, कोई सेंटिमेंट ही दे रहा है वो, लेकिन we don't care for those sentiments। Essentially, if you want to care for that sentiment, that's the sentiment of the input which has been processed up until now।
तो वो जो यहाँ सेंटीमेंट देगा वो पहले वर्ड का होगा, और जो यहाँ देगा पहले दो वर्ड्स का होगा, और यहाँ देगा वो पहले तीन वर्ड्स का होगा. सो लाइक इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है, बट यू जस्ट केयर अबाउट दिस. सो द लॉस ओनली इज हियर, and the loss is going to back propagate from here this way, not along these directions. तो ये डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्चर क्या है, उस हिसाब से आपको लॉस निकालना पड़ता है. ओके, ऑलराइट. नाउ अब तक हमने काफी मेहनत की है प्रीवियस लेक्चर्स में इन प्रोड्यूसिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लैंग्वेज सीक्वेंसेस. ये लैंग्वेज का एक सीक्वेंस, एक जुमला पकड़ा, टोकनाइज किया, उसके बाद इसकी एम्बेडिंग्स बनाए. पहले हमने ऐसी एम्बेडिंग्स बनाई जो कि स्टैटिक थी. अब हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, बाय द वे मैंने इस बात पे आपका गौर नहीं करवाया. ओके, ये एम्बेडिंग, नाउ अटेंशन टू एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, मतलब आपका को 100 है तो ऊपर जा रही होनी चाहिए. इस बात को जरा गौर से समझें. ये एम्बेडिंग जो यहां प्रोड्यूस हो रही है, ये होम की एम्बेडिंग है. किस होम की एम्बेडिंग है? जो कि उससे पिछले यहां आने वाले वर्ड के बाद आया है, जो कि उस सीक्वेंस में आया है जिसके पहले दो अल्फाज यू प्लेड दा थे. It's a highly contextualized, unique embedding of this word home. We have finally produced our dynamic embeddings. अगर मैं खाली इस चीज को उठाऊं, इस स्मूदी को उठाऊं, और जिसके अंदर होम का फ्लेवर सबसे ज्यादा है, इसको उठाऊं और कहूं ये होम की रिप्रेजेंटेशन है. कौन से होम की? इस वाले होम की जो इस सीक्वेंस में आता है. दैट वुड बी द एम्बेडिंग नाउ. सो रिमेंबर हम कहां से कहां पहुंच गए. हमारी वर्ड टू वेक के बाद जो एम्बेडिंग्स बनी थी उसमें वर्ड बैंक की एक ही एम्बेडिंग थी, जिसमें हमने कहा था बैंक के सारे मानी है उसमें. अब आपके बैंक्स की कितनी एम्बेडिंग्स होंगी? जितने पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट में बैंक आपको कॉर्पस में मिला होगा, हर एक की एक अलग एम्बेडिंग होगी, जो उस वक्त प्रोड्यूस होगी जिस वक्त आप वो सीक्वेंस प्रोसेस कर रहे होंगे. दीज आर द टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग्स दैट वी यूज. दीज आर नोन एज डायनामिक एम्बेडिंग्स. ठीक है, इसकी गुफ्तगू आगे जाके डिटेल में आएगी, इसलिए मैं अभी इस पे अलग से बात नहीं कर रहा, लेकिन हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि नाउ वी हैव डायनामिक एम्बेडिंग्स. सो फॉर एग्जांपल, ये प्लेड की एम्बेडिंग वो है जो यू प्लेड के कॉन्टेक्स्ट में आती है. अच्छा, अभी बाय द वे इसमें एक कमी है. वो कमी ये है कि इसको सिर्फ वो पता है जो माजी में हुआ है. ये प्लेड की वो एम्बेडिंग नहीं है जो दा से पहले आती है. जब प्लेड दा से पहले आता है, इट्स नॉट बाई डायरेक्शनल येट, इट्स यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, वी गोना डू समथिंग टू फिक्स दैट टू इवेंचुअली, बट अभी तक ये यूनिडायरेक्शनल ही है. ठीक है, सो आपके बर्ड के अंदर जो बी है ना, वो बाई डायरेक्शनल का है. सो हमने पहुंचना वहीं तक ही है जी. सॉरी, किसकी? प्लेड की? हाँ हाँ, ये इसी सीक्वेंस के हिसाब से है और अभी सिर्फ पास्ट को देख रहा है. सो इस प्लेड की एम्बेडिंग वो है जो कि यू प्लेड की है. प्लेड विद अ फ्लेवर ऑफ यू. डायनेमिक बट यूनिडायरेक्शनल. या जी. यस, शदीद. ऐसा वैसा, ये तो इसकी बुराइयों में से एक सबसे बड़ी बुराई होगी. आप जितना मर्जी अपने, वो हम जब वेट का एनालिसिस शुरू करेंगे ना, फिर देखेंगे कि कितना ये मसला डालेगा. ओके, ऑलराइट. सो नाउ यस, तो मैं जहां से बात शुरू हुई थी, मैं कह ये रहा था कि हमने एम्बेडिंग्स बनाने पे तो बहुत काम कर लिया. अब तक हमें टेक्स्ट जनरेशन नहीं आती यूजिंग द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. हमने फीड फॉरवर्ड से जनरेशन अभी करवाई थी. एक वर्ड दिया, उसने एक वर्ड प्रिडिक्ट किया. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क टू प्रोड्यूस टेक्स्ट. आउटपुट कैसे उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं? अच्छा, एक काम करें. मैं चाहता हूं पहले आप सोचें. अपने सामने अपनी कॉपीज पर एक छोटा सा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बना लें. कोई 4 स्टेजेस का बना लें. ठीक है, उसको मार्क कर लें. टाइम स्टेप t is equal to 1 2 3 4. Now, your goal is कि I'm just going to give you one word. For example, the word you. आप अपने न्यूरल नेटवर्क के पहले टाइम स्टेप पे वर्ड यू इनपुट करेंगे. नाउ आई वांट यू टू डिजाइन दिस न्यूरल नेटवर्क, इसमें कुछ चेंजेस करें कि ये मुझे पूरा सेंटेंस आउटपुट में दे जिसमें 4 वर्ड्स हों. 4 वर्ड का सेंटेंस मुझे आउटपुट में दे. करें जरा, क्या करेंगे? तो जो कुछ मैं करने को कह रहा हूँ मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ताकि सब लोग वही बना रहे हों जो मैं बनवाना चाह रहा हूँ.
सॉरी, आउटपुट हर एक पे आ रही है, हर एक पे इनपुट है, वो आपने सोचना है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इसको मैंने ये एक वर्ड दे दिया, यानी इसका वन हॉट वेक्टर दे दिया बस। अब आपने सोचना है, आई वॉन्ट अ फुल फ्लेज्ड आंसर, आई वॉन्ट इट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, आई वॉन्ट इट टू बिकम माई फर्स्ट पास एट अ चैट जीपीटी। आज हम बनाने काबिल हैं। अभी ना टी है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, ना प्री ट्रेनिंग का हमें इतना कोई खास पता है, लेकिन हम आज उस तरह की आउटपुट बनाने काबिल हैं। सो लेट्स डू दैट। सोचें, इसमें एक ट्विस्ट है, कोशिश करें मशवरा ना करें, सोचें। आई वॉन्ट यू टू बी द इन्वेंटर्स ऑफ दिस, जस्ट टू रियलाइज कि जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, इट वॉज द मोस्ट नेचुरल टेक्निक टू डू दिस। इसके अलावा कोई चीज और होना बड़ी अजीब सी बात थी। और अगर आपके साथ बैठा हुआ बंदा आपके कान में कोई मुश्किल सी टर्म बोले तो बिल्कुल तवज्जो ना दो। यू नीड टू कम अप ऑन योर ओन। आपको खुद समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। जी। हाँ हाँ हाँ। या एक ही वर्ड की एम्बेडिंग, जिसमें पिछले वर्ड की एम्बेडिंग को आपने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, यू हैव द एम्बेडिंग ऑफ द वर्ड द, ठीक है, तो उसमें कुछ नंबर्स पड़े हुए होंगे। यू हैव द एम्बेडिंग्स ऑफ द वर्ड आ। इफ यू वांट to say the, which is not a sentence, you let's say multiply a with 0.5, so उस सारी हर एक वैल्यू को वो हाफ हाफ कर देगा उसकी इंपॉर्टेंस को, और इसमें ऐड कर देगा। नाउ दिस थिंग हैज वन हाफ ऑफ a and one whole of the. So this is how it's kind of saying कि I am a sequence जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरी द की है और उससे कम इंपॉर्टेंस आ की है। इफ यू जस्ट ऐड another word to it with a lesser importance, let's say 0.25, अब ये उस सीक्वेंस का पिछला दूसरा वर्ड बन जाएगा एंड सो ऑन। जी, कोई हुआ मसला हल? कोई एक हाथ खड़ा करके बता दे जिसने डीप लर्निंग नहीं पढ़ा और डीप लर्निंग में ये चीज पढ़ के नहीं आया और जिसको इसके टर्म नहीं पता। जिसको इसकी टर्म पता है उससे मैं नहीं पूछ रहा, उसे तो ऑलरेडी पता है ना, उसे क्या मैंने, वो कोई नया बंदा जिसको ना पता हो, जिसने अभी हिसाब लगा लिया हो कि क्या करना है। So you input the U, it produces an output. R. Now what? Now what? Now what? दूर नहीं, you're a TA. I was almost about to ask जी। ओके, R को यहां से पकड़ें और यहां इनपुट में दे दें। What's the reasoning behind that? शाबाश, उसने नेक्स्ट वर्ड R की बेस पे प्रिडिक्ट करना है। सो R मैंने यहां से पकड़ा और यहां पर इनपुट कर दिया। नाउ व्हाट? गोइंग गोइंग टू टू fail. It's my RNN. It speaks like me. So it has learned from my emails and texts that I send to my students. So you are going to fail this course or something like that. Okay. So this is how it's generating. Okay. What are we doing? We are taking the output of this neural network. Essentially ये तो हमने unroll किया हुआ है ना. Essentially क्या हो रहा है? ये अपने आप में सिर्फ अपनी input दे रहा है. So ये अपने आप को यानी auto input दे रहा है, यानी regress कर रहा है. So it's an auto regressive model. एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जो अपनी आउटपुट को अपनी इनपुट में यूज करता है। सो देयरफॉर you just prime it. Let me use a different word. You just prompt it with a single smoothie. In this case, a one hot vector. So you prompt it and it starts speaking. So आपने कहा you and it started speaking the words starting with you. Based on the probability distributions जो अब आप जिसके माहिर हैं, आपको पता है कि इसने अगला वर्ड कैसे प्रेडिक्ट किया है, based on the probability distributions. So now it will continue generating. This is known as auto-regressive generation. जी। So input में तो one hots दे रहे हैं ना, हम अपना आर्किटेक्चर ही रख रहे हैं। बल्कि in other architectures you will also see कि लोग embeddings भी इसको दे रहे होते हैं. That's also fine. Yeah. Yeah. Yeah.
या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और दूसरी चीज, एक और बात भी गौर कीजिए। मैं आपसे एक सवाल, दिल तो चाह रहा है आपसे पूछूं क्योंकि आपने इतना अच्छा और सही जवाब दिया था, लेकिन आपका ये कसूर नहीं है कि आपने अच्छा जवाब दिया था, तो लेट मी आस्क समवन एल्स। Why do I need to provide this as an input here when I know that its hidden state is already going here? यहाँ भेजने की क्या जरूरत है, यहाँ तो जा ही रही है। थोड़ा भी और सोचें, थोड़ा आगे जाके सोच लें। तो जो हिडन स्टेट जा रही है वो पिछले पूरे सीक्वेंस को इनपुट में लेकर आ रही है। जस्ट स्टैंड एट अ टाइम पॉइंट टी। इट्स नॉट, फॉर एग्जांपल यहां तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ इनपुट यू है हिडन स्टेट में, लेकिन यहाँ हिडन स्टेट इज यू आर, नॉट आर। तो देयरफॉर दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर ये पिछली वाली आउटपुट को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। सो बेसिकली एक और बात भी यहाँ पे है, आपने इसको प्राइम करना है पिछली प्रोड्यूस हुई भी आउटपुट के ऊपर। This embedding which is being produced here is a representation of this, not yet a representation of this. Why not? Because अभी ये एच वाई से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये फाइनल आउटकम बनी है एच वाई से मल्टीप्लाई होने के बाद। So passing the information from here is not the same as passing the information from here. So now if we say it again, what this means is ये information pass हो रही है outputs की, जो inputs को आप दे रहे हैं, ये information pass हो रही है intermediate states की जो दरमियान में से जा रही है। सो इन अदर वर्ड्स, यहां से यू की इंफॉर्मेशन गई है और यहां से आर की गई है। यहां से यू की इंफॉर्मेशन यहां पहुंची है और उसके बाद जब वो यहां आएगी, लेट से मैं अगर लेट से इधर आ जाऊं क्योंकि मैंने ये तो बात यहां तक कर दी थी, अगर मैं इधर आ जाऊं तो यहां से यू आर की इंफॉर्मेशन आई है और यहां से गोइंग की आई है। So these are different sources of pieces of information that you're giving it in the auto regression. जी। Yeah. Yeah, we can say that. We can say that. In fact, that way of thinking about it will also help us later on when we are about to do some miracles. Okay, so ये सैम्पलिंग टेक्निक बाय द वे कोई नई चीज नहीं है, ये वही हमारे पुराने शैनन भाई हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर बार बार जिनका नाम पॉपअप होता रहता है, ये वही है जिनकी शैनन गेम्स की हमने बात की थी, और ये इतना पुराना काम है। So this auto regression is not something new. You randomly sample a word to begin a sequence based on the suitability at the start of a sequence. Continue to sample words conditioned on our previous choices until you get to either a predetermined length. अच्छा, इसे रोकते कब है? ये तो बोलना शुरू हो गया है तो बोलता जाएगा, ये तो नहीं रुकेगा। ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो अपनी इनपुट में अपनी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, इस लूप के ऊपर कोई टर्मिनेशन नहीं लगी हुई है, ये तो पूरी आपकी मिलियंस ऑफ टोकन तक भी बोलता रहेगा। सो आइदर वी डिसाइड कि जब ये एंड ऑफ सेंटेंस आउटपुट करें हम रुक जाएंगे, या ये कोई पीरियड आउटपुट करें हम रुक जाएंगे, या हम कहते हैं जी लेंथ फिक्स्ड है, बस इसने 10 वर्ड बोलने हैं, उसमें जो कुछ भी बोल दिया इसने। सो जब आप इनफैक्ट अपना लैंग्वेज मॉडल खुद दे रहे होते हैं और उससे आउटपुट निकलवा रहे होते हैं, तो यू ऑफन मेंशन द लेंथ, जितनी लेंथ के अंदर आउटपुट आ सकती है उतने में जो कुछ आ गया सो आ गया। जी। हाँ, दैट्स वन पॉसिबिलिटी ना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो इतना क्रिएटिव हो जाएगा कि होल स्टॉप ला के ही नहीं दे रहा होगा, यू अबाउट टू से इट्स अबाउट टू एंड, इट्स अबाउट टू एंड, नो इट कंटिन्यू न्यू सीक्वेंस, तो वो बड़े आराम से इस तरह की हरकतें कर सकता है, इसलिए रोकना पड़ता है। ओके, कुछ नया है यहाँ पे नहीं, ये वाली बात है जो अभी हमने डिस्कस की है। दीज आर जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। या वो सब वही कुछ है। ओके, अब तक हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के जो आर्किटेक्चर्स देखे हैं, so this was your feed forward neural network architecture. This is the one to many architecture जो आपने अभी देखा है। So essentially आपने एक वर्ड इनपुट में दिया है, प्राइम किया है उसे, और वो बोलना शुरू हो गया। दिस वाज अ वन टू मैनी आर्किटेक्चर। यही म्यूजिक जनरेशन में भी फॉर एग्जांपल हमने इसकी मिसाल देखी थी, कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप उसको किसी एक सिंगल इनपुट से या किसी स्मूदी से प्राइम करें और वो बोलना शुरू हो जाए। मैनी टू वन की एग्जांपल थी फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट एनालिसिस, इमोशन एनालिसिस, व्हाटएवर, ऑथरशिप एट्रीब्यूशन, जिसने पूरा सीक्वेंस लेना है और उसके बाद एक आउटपुट देनी है। मैनी टू मैनी इस किस्म के की एग्जांपल थी जहां वन टू वन मैपिंग है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, जहां पे हर इनपुट के लिए एक आउटपुट आनी है, फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग।
But most of our real problems are of this sort, where you are providing an input sequence, for example, a sentence in Urdu, and you want an output sequence, for example, a sentence in English, and the two lengths need not be the same. The output length could be shorter or longer compared to the input length. इस चीज को कर सकने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास पूरे हो चुके हैं. We know how to take an entire sequence and encode it into a glass of smoothie. We know that. अभी करके आए. तो मैं लफ्ज दोबारा दोहराता हूँ. We know how to take an entire sequence and encode it into a glass of smoothie. That's the encoder. Now you give the smoothie to another generator, जिसको हम generator कहेंगे, another recurrent neural network. You give it the smoothie and you prime it with a single word. The word could be a start of sentence token. यानी बोलना शुरू हो जाओ. So now conditioned on the smoothie जो उसको encoded मिल रही है, this decoder will auto regressively start producing the output. This is how most of our recurrent neural networks जो हम आजकल use करते हैं, this is how they work. Okay, so let's talk about that. ये आपके सामने डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई हैं. ये तीन तो आपको पता ही हैं. सीक्वेंस लेबलिंग है, फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग है, वन टू वन है, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है, ये है लैंग्वेज मॉडलिंग है, ये है. बट एनकोडर डिकोडर जहां पे many to many मैपिंग है and the sizes of the two need not be the same. You have an encoder RNN जिसका गोल होता है कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस करना, essentially the smoothie प्रोड्यूस करना. और डिकोडर आरएनएन जिसका काम होता है आमतौर पर ऑटो रिग्रेसिवली इसको यूज करते हुए और एक प्राइमिंग को यूज करते हुए आउटपुट को प्रोड्यूस करना. ठीक है, इसको थोड़ा और तफसील से देखते हैं. क्वेश्चन में उसके बाद लेता हूँ. Let me give you a bigger diagram of this. First, let me just read through this. So your encoder decoder neural networks consist of three components: an encoder component that accepts an input sequence x1 to n and generates a corresponding sequence of contextualized representations h1 to n. वो हमेशा h बना रहा है लेकिन in the end उसने final एक h प्रोड्यूस किया है जिसने पूरे सीक्वेंस को एनकोड किया हुआ है. ठीक है, इस काम के करने के लिए जरूरी नहीं है कि खाली RNN यूज हो. इसी के लिए जो हम आगे पढ़ेंगे LSTMs वो भी यूज हो सकते हैं. अगर हमें लगता है कि हमारे सीक्वेंसेस के अंदर लोकलाइज्ड रिलेशनशिप्स हैं जो कि बाई डायरेक्शनल हैं, तो यहाँ पर आप कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स यूज कर सकते हैं और सीएनएन्स यूज कर सकते हैं. हम इस कोर्स में सीएनएन्स को डिस्कस नहीं करेंगे. आप में से जो लोग डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं वहां पर बहुत तफसील से उसे पढ़ रहे होंगे. हमें आमतौर पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती सीएनएन्स की, ऑल्दो एट टाइम्स आई विल कीप टचिंग अपॉन दैट कि ये वो जगह है जहाँ पे यूज हो सकता था. And then obviously our big and shiny transformers that could also be encoders, वो हम डिस्कस करेंगे. इस सब कुछ के आखिर में you produce a context vector जिसने पूरी स्मूदी अपने पास रखी हुई है, and then a decoder which accepts C, the context vector, as an input and generates an arbitrary length sequence of hidden states h1 to m from which a corresponding sequence of output states y1 to m can be obtained. Just as with encoders, decoders could be of any type of these neural networks. Okay? So encoding, decoding is a general theme, general idea. The idea is take something, encode it into a form, and then take that form, and that form is usually a rich form which preserves the context of the thing जिसको आपने encode किया था, और उसके बाद उसकी मदद से आप एक output produce करते हैं. Usually it is used for mapping from one set to another set. For example, translation from one language to another, generation of language, and so on and so forth. The two need not go together. For tasks like translation, the two do go together, but you can just go to the market and say, I just want the encoder. Why do you want the encoder? I just want to produce the encodings. Why would you want to do that? I just want to produce embeddings. Hence, you just need the encoder. Or you can go to the market and say, I just need to produce outputs. I don't need to encode my inputs. मुझे कुछ तरीका आता है इस काम का. And you can hence have a decoder only RNN जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है as well. ठीक है, ये आखिरी वाली बात आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको अभी कोई 60% समझ आए. इस पर भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हमने आगे जाके बहुत तफसील से देखना है. All right, here is an example of an encoder decoder being used for language translation. मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ कच्ची पक्की, मैं स्पेनिश नहीं पढ़ सकता, तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा अपने आप को एम्बेरस करने की. आप में से किसी को स्पेनिश आती है तो दिल में पढ़ लीजिएगा. So the green which arrived is the input sentence, जो कि यहाँ पर बाय द वे इस डायग्राम के अंदर विच इज फ्रॉम आई थिंक योर SLP3, इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ एम्बेडिंग्स दे रहे हैं. तो मैंने आपसे कहा था ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना. बाज आर्किटेक्चर्स में यू जस्ट प्रोवाइडेड एम्बेडिंग्स, यू वांट इंटरेक्शन टू बी रिचर. बट हमारे केस में हम यहाँ पे वन हॉट दे रहे होते थे, सो यू कैन थिंक ऑफ दीज एज वन हॉट्स एज वेल. ओके,
So this is producing the context vector hn, the green which arrived पूरा hn के डब्बे में बंद हुआ हुआ है. अब अपने hn पास किया अपने डिकोडर को और उसको स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन के साथ प्राइम कर दिया, and it started producing in an auto regressive manner the translation of this. ये है जनाब हमारी कहानी. ये कौन बताता है कि किस जबान में ट्रांसलेट करना है? यूजुअली ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन ये प्राइम कर रहा होता है. अगर इफ यू हैव अ मल्टीलिंगुअल आर्किटेक्चर तो यू कैन हैव मल्टीपल स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन्स टू टेल द मॉडल कि कौन सी जबान में बोलना शुरू करना है. ठीक है. ओके, वेयर आर वी नाउ? हम अब तक कहाँ पहुंचे? मैं क्वेश्चन अभी लूं. मैं ये दो स्लाइड्स में समराइज कर लूं, फिर मैं आपका और आपका क्वेश्चन लेता हूं. आई जस्ट टेक टू राइट नाउ बिकॉज कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं अभी आगे. ओके, हम अब तक कहाँ पहुंचे हैं? हम वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस डील करने काबिल हो गए जो इससे पहले नहीं थे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में. हम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के बारे में उम्मीद रखते हैं कि वो हैंडल हो रही होंगी क्योंकि हमारे स्मूदी के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ तो है. अब वो होंगी नहीं होंगी वो आगे जाके एनालिसिस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसने कॉन्टेक्स्ट पकड़ना शुरू कर दिया. ओके, दैट्स गुड. Maintaining information about order, yes, by using, albeit by using just that proportional differential weights given to the different embeddings जो कि उसमें ऐड हुई. तो जो वीकर है वो पुराना है और जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो बाद का है. एंड देन शेयर पैरामीटर्स अक्रॉस द सीक्वेंस, वो हमारा एच पास हो रहा है. सो ये आरएनएन ये सारा कुछ कर रहा है. So RNN हम क्यों use कर रहे हैं? We're using it to operate over sequences of vectors. We have a lot more flexibility in how we can phrase the problems. They have temporal dependencies. The model will behave differently if we change the order of words in a sentence. This is done by sharing the parameters. As we know, the recurrent nature captures dependencies and patterns across time. Understanding evolves over time. Feed words one at a time to have the model deepen its understanding. Impossible with plain neural networks. As we know, results, great results is a very relative term. Um, at this point, before even I start analyzing it for its training, let me just be frank with you, heart to heart. We don't use them anymore. We don't like them a lot. They have a lot of problems. So nowadays, इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं तो इंडस्ट्री तो अभी भी जाहिर है पुरानी मशीन लर्निंग यूज कर रही है और ये जाहिर है एचएमएम से तो नए ही हैं. वी स्टिल यूज देम इन सिचुएशंस जहां पे डेटा कम होता है. ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास सैंपल्स मौजूद नहीं होते. तो देन यू से कि यार सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स ट्रेन करने का उतने पैरामीटर सैचुरेट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो लेट्स यूज द प्लेन वनीला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. Otherwise, usually we don't use them. The least that we do is we go one step further. So in recurrent neural networks के एक बड़े बहन भाई हैं जिनको हम LSTMs कहते हैं जो इसके बाद आएंगे. ठीक है, वो अभी भी यूज होते हैं. वो अभी भी क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर से जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं. उसकी इतनी डेटा हंगर नहीं है जितनी ट्रांसफॉर्मर की होती है. ठीक है, सो इस सीक्वेंस की ये पहली चीज प्राइमरीली इज अ स्टेपिंग स्टोन टू क्रिएट आवर अंडरस्टैंडिंग. ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम सीधा LSTM से बनाएं तो एक जंगल पूरा खोल जाएगा कि हो क्या रहा है. सो RNN इज जस्ट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये बात जहन में रहे कि इसकी कोई खास तारीफें या मकसूद नहीं. नाउ आई कैन टेक 3 क्वेश्चंस. एक आपका, सॉरी कौन सी चीज? ईच बॉक्स इज अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. या डिकोडर में बिल्कुल. सो एनकोडर डिकोडर आर नॉट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर इफ यू डोंट कंसिडर द ऑटो रिग्रेशन अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर. राइट. या नॉट द आखिरी लेयर, इन द हिडन लेयर. हाँ, हिडन लेयर की जो आखिरी प्रोड्यूस हुई है ना इन सीक्वेंस के आखिरी टाइम स्टेप में जो हिडन स्टेट प्रोड्यूस हुई है, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट वेक्टर. या वो जो नीचे वाली एम्बेडिंग्स आ रही थी, हाँ अगर कोई एम्बेडिंग्स देना चाह रहा हो तो यूजुअली दोज आर स्टैटिक एम्बेडिंग्स लाइक वर्ड टू वेक और वो फास्ट टेक्स्ट और उस तरह की कोई चीज. एंड दिस इज बाय द वे द लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ. जी, वो ये तो डिकोड कर रहा है ना, तो वो यहाँ से आ रही होगी, किसी इनकोडर से आ रही होगी. यही इनपुट है तो फिर ये ऑटो रिग्रेशन खत्म करनी पड़ेगी. ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज और फिर इसकी आप डोंट केयर हो जाएंगे. यहाँ पर इसके अंदर ये वो जगह है जहां पर बाय द वे एंड बाय द वे बाय द वेरी इंपॉर्टेंट वे
अगर फर्ज करें ये इससे पहले एक इनकोडर भी होता जो लगा हुआ था, जो यहाँ से आते आते इसने कॉन्टेक्स्ट वेक्टर प्रोड्यूस कर दिया था हिडन स्टेट में, और वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर यहाँ से आगे चल रहा था। फर्ज करें उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में यही जुमला उर्दू में था, तो वो उर्दू में यहाँ तक आते आते पूरा जुमला तुम फेल हो जाओगे फॉर एग्जाम्पल, या तुम इस कोर्स में फेल हो जाओगे फर्ज करो, इस तरह का कोई जुमला था, वो इसके अंदर हिडन स्टेट में पड़ा था। आपने इसे प्राइम किया, और वो प्राइम नॉर्मली यू विल डू विद द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस बट इग्नोर दैट, और अब ये आगे चलता जा रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर अभी भी आगे चलता जा रहा है। So the same context vector which had Urdu in it is now holding within that same smoothie the up until now produced English in it. तो वही एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आपने ना बेसिकली, तो मुझे सूफी तबस्सुम की एक वो बच्चों की नज़म है, वो अक्सर ऐसे मौकों पे याद आती है, टोट पटोट करे क्या यार, टोट बटोट के चूहे चार। सो वो एक यहाँ पर आपके पास कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है बेचारा, सारी दुनिया के काम आपने उसके ऊपर डाले हमें। ओरिजिनल सीक्वेंस भी तुमने याद रखना है, डेस्टिनेशन सीक्वेंस में जो कुछ प्रोड्यूस हो चुका है वो भी तुमने याद रखना है, और ये सारा कुछ तुमने सिर्फ करना है डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ द इनपुट्स के साथ जो तुम्हारे पास आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स फॉरगेटिंग थिंग्स रियली क्विकली। इफ द आउटपुट इज टू लॉन्ग, बाय द टाइम इट रीचेज हियर इट हैज कंप्लीटली फॉरगॉटन कि इनपुट सेंटेंस के शुरू में क्या था। अगर, और मैं आपको इसकी आगे एग्जांपल्स दूंगा, तो अगर वो सेंटेंस ऐसा था जिसके शुरू का हिस्सा यहाँ आखिर में आके कोई इम्पैक्ट प्ले कर रहा था, ये भूल चुका होगा। So you can actually see an output, analyze the errors, and figure out कि मॉडल कौन सा यूज हुआ हुआ है। So once you, जब आप अपनी असाइनमेंट सारी कर चुके होंगे ना, तो आप उस पॉइंट पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे कि आप आउटपुट देख के बता रहे होंगे, अच्छा इसने ये गलती की है, दिस मस्ट बी समथिंग विच इज ऑफ अ रिकरेंट नेचर, ये RNN है, ये LSTM है, ये फलानी चीज है। तो इस किस्म की चीजें आगे जाकर आएंगी। एक और आ गया, बहुत छोटा होना चाहिए सर। ये एक ही है, हाँ बिल्कुल। वो अभी देखते हैं, नहीं अलग नहीं होंगे, एक ही होगी, या वो भी देखते हैं। ये इसेंशली इनकोडर डिकोडर में ये दो होते हैं, एक इनकोडर न्यूरल नेटवर्क होता है और एक डिकोडर होता है। इट्स 2 RNN सिर्फ, और दो ही उनकी सारी सारी वेट मैट्रिसेस होती हैं, और उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं होती। अब जरा थोड़ी देर में, ओके लेट्स बिगिन विद द बैक प्रोपेगेशन। ये डायग्राम की आपको कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। और पिछली क्लास के आखिर में मैंने मुद्दबाना गुजारिश की थी आप लोगों से कि घर जाके एक दफा अच्छी तरह से अपना बैक प्रोपेगेशन रिवाइज कर लीजिएगा वेक्टराइज्ड फॉर्म। तो अगर आपने कर ली थी तो अब आप बहुत खुश होंगे, अगर आपने नहीं की थी तो अब हम बहुत खुश होंगे। someone will be happy. I see the glass half full. So yeah, okay. So this is how your back propagation works. First, the first pass is the forward inference. आप आउटपुट निकालते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं और सबको उनकी गलती बताते हुए आते हैं, तुम्हारा इतना कसूर है, तुम्हारा इतना कसूर है, तुम्हारा इतना कसूर है, और वो उस कसूर के हिसाब से अपने आप को थोड़ा थोड़ा नज करता है। हर मैट्रिक्स का हर वेट थोड़ा थोड़ा अपने आप को किसी डायरेक्शन में नज करता है, ठीक है। दैट्स द बेसिक आइडिया। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। दिस इज व्हाट वी हैव हियर। यू हैव अ सीक्वेंस, एज्यूम कि आपके पास सारे के सारे गोल्ड लेबल्स मौजूद हैं। लेट्स टेक द सिंपल एग्जांपल, आपके पास यहाँ सारे लॉसेस कैलकुलेट हो रहे हैं। तो नाउ द लॉसेस नीड टू ट्रेवल बैक एंड अपडेट द मेट्रिसेस। ओके, एक चीज जो रियलाइज कर लें, जो रियलाइज करना बहुत जरूरी है, इस अनरोल्ड फॉर्म में हमें बार बार एच 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 नजर आ रही है, बार बार एक्स एच नजर आ रही है, और बार बार एच वाई नजर आ रही है। असल में एक ही मैट्रिक्स है एक्स एच, एक मैट्रिक्स है एच एच, और एक मैट्रिक्स है एच वाई। तीन वेट मैट्रिसेस हैं टोटल आपके पास, वही हर टाइम स्टेप में दोबारा यूज होती है। बट जब हम ये एनालिसिस कर रहे होंगे तो कभी कभी इट्स गोना हेल्प अस, जस्ट लाइक अगर आपको अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग से याद है, जब पहली दफा रिकर्जन रिकर्जन पढ़ी थी, तो समटाइम्स इट हेल्प्स अस कि फंक्शन के हर इंस्टेंस को आप एक अलग इंस्टेंस समझ के चल रहे होते हैं, जरा आसान हो जाता है एनालाइज करना। इट्स द सेम फंक्शन जस्ट इंस्टेंशिएटेड स्लाइटली डिफरेंटली, ठीक है। लेट्स डू दिस। ऑलराइट, yeah, let's drive those gradients. So this is a mirror basically, yeah. In case you're wondering, this is what I see from here. Okay, all right. सबसे पहले हमारा काम यह है कि हमने इस डायग्राम को समझना है। अच्छा, here is a hint। इस पूरी गुफ्तगू में
as long as you promise कि you'll be paying attention to each and everything I'm saying, I can promise कि कोई एक भी मुश्किल चीज नहीं आएगी. It's all just a lot of very simple things. And that's actually what the neural network is. Lots and lots of very simple things. Okay, let's try to see this diagram, what this is. Let's try to read that diagram क्योंकि ये हर स्लाइड पे डायग्राम ना छोटी सी मैंने पेस्ट की हुई होगी, इसी के थ्रू हम सारा इसका मैथ ड्राइव कर रहे होंगे. ओके, सो यू हैव योर एक्स, यू हैव योर एक्स एच, एंड यहाँ पे इसमें मैंने कहा था ना बाइसेस भी वापस आ जाएंगे, तो ये इसकी बायस है जो यहाँ पर ऐड होती है. ठीक है, तो दिस इज द सेम एक्सप्रेशन जो आपने फीड फॉरवर्ड के अंदर किया था. सो ये एक्स एच के साथ आप एच पे पहुंचते हैं. एच से वापस आने के लिए आपके पास एच एच की मैट्रिक्स है, यहाँ से डब्ल्यू एच से मल्टीप्लाई होते हैं और बी वाई की बायस ऐड होती है और ओ प्रोड्यूस होता है. ओ अभी सिग्मोइड से नहीं गुजरा. सो ओ को आप सॉफ्टमैक्स या सिग्मोइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको आपके पास कितनी बड़ी चीज है. सिंगल है तो आप सिग्मोइड करेंगे, बड़ा है तो आप मल्टी वैल्यूड सिग्मोइड यानी सॉफ्टमैक्स करेंगे, जिससे वाई हैट प्रोड्यूस होता है. वाई आपके पास मौजूद है, वाई और वाई हैट के बीच में आप लॉस निकालते हैं. क्रॉस एंट्रोपी लॉस हम यूज करेंगे यहाँ पर, और लॉस निकालने के बाद नाउ यू रेडी टू बैक प्रोपिगेट दैट. उसी सेम चीज को मैं यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ. सो यू हैव योर टाइम सीक्वेंस, जहां हम खड़े में उसको हम टी कहेंगे. उससे पिछली स्टेजेस टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस थ्री है. उससे अगली स्टेजेस टी प्लस वन, टी प्लस टू, टी प्लस थ्री है. सीक्वेंस वन से शुरू होता है. ठीक है, in the forward inference you're just using this xt minus वन, ये पिछला आने वाला y h h, ये प्रोड्यूस होता है, फिर वो होता है, फिर y hat होता है, और उसके बाद उसका लॉस निकलता है, यहाँ से भी वापस आता है, और ये h h के थ्रू ये आगे भी जाता है, अगला सिंबल कंज्यूम होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हेन यू आर डन, यहाँ से जो भी आपके लॉसेस हैं वो पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस होते हैं. इनफैक्ट वो खाली यहाँ नहीं हो रहे, वो हर स्टेप पर हो रहे हैं. वो अभी हम देखते हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आसान हो जाए. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर रुकने लगा हूँ फॉर 2 minutes 120 seconds. इस पूरी डायग्राम को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लें. नो क्वेश्चंस, नो डिस्कशन, जस्ट एब्जॉर्ब द डायग्राम. ऑलराइट, गुड. So this is what we're going to take. Now what we're going to do is, first we'll derive the forward inference, which is going to be super simple. पहले भी हमने किया हुआ है. Then one by one, we will be figuring out how the back propagation is going to work. अच्छा, observe something at a higher level. We know यहाँ से यहाँ पहुंचने का फंक्शन क्या है. वी नो दिस थिंग इज जस्ट द tan h ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस, जो आप इससे पहले करके आए हुए. सो वन रिकरेंट पार्ट एंड वन फॉरवर्ड पार्ट. देन यू हैव अ सिग्मॉइड पार्ट जिसके थ्रू आपका फाइनल आंसर प्रोड्यूस हो रहा है. सो फॉरवर्ड इन्फ्रेंस इज सुपर सिंपल. आई एम जस्ट गोना राइट इट. बैक प्रॉप में देयर इज अ खंदक हियर, अ मोट, this line which is going in the center. There are things on one side of the moat which will be handled differently, and there are things on the other side of the moat which will be handled differently. Your YH is in a very safe zone. जब बैक प्रोपेगेट करते हैं ना, तो YH अपने सारे के सारे मसले खुद ही बड़े आराम से मान लेता है, और वो कहता है ठीक है सारी गलती मेरी है. जब आप आते हैं ना इनके पास, HH और XH के पास, वो कहते हैं कि हमारी गलती तो है लेकिन सारी नहीं है, कुछ किसी और की है. Now let's see, अगर आप गौर से इसे देख चुके हैं तो now let's see how we're going to deal with that. Okay, here is the forward pass. और by the way मैंने ना यहाँ छोटी सी dimensions भी लिख दी थी ताकि अगर कोई कभी कंफ्यूज हो तो वो ये भी देख ले कि यहाँ पे हो क्या रहा है. Okay, so this is the forward pass. Your ht is simply a function fh. ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर नीचे दो फंक्शन, इसको हमने phi h में कन्वर्ट कर दिया. You can make this like tan h or rel u or whatever. Your fh xt ht minus 1, इसको ओपन करेंगे तो this is going to become this. Your xt multiplied by w transpose xh, इससे मल्टीप्लाई होके ये बना, प्लस पिछली जो स्टेप से आने वाला वो इसमें ऐड होगा, प्लस दी बायस जो यहाँ पर मौजूद थी. ठीक है, और उसके बाद y hat प्रोड्यूस करने के लिए you just do the sigmoid या whatever, मैंने खाली यहाँ फंक्शन लिख दिया of ot. ot is simply these things, the h multiplied by wyh transpose plus dy. तो उससे आपके पास ये ot प्रोड्यूस होता है. Let me wait 30 seconds, absorb it. By the way, when I say 30 seconds or a minute, it's rough. It's my head. अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा कि मेरे पास stop watch हो. So yeah, sorry, मैं करीब आ जाता हूँ, मुझे आवाज नहीं आई. जी, but you can read it, right? What I just said मैंने जल्दी से इसलिए बोला है क्योंकि मैंने अभी पहले कहा ना कि ये वही सेम चीजें हैं जो मैं इससे पहले 2 दफा आज ही दिखा चुका हूँ. वो जो पहली दफा आरएनएन लिखा था ना, दिस इज द फॉरवर्ड पास ऑफ आरएनएन. सो एसेंशियली, ओके,
What's happening here is your x is getting multiplied by this matrix xh and producing this part. ये जो एच से वापस आ रहा है उससे एच टी माइनस वन पिछली स्टेज का एच, पिछले टाइम स्टेप का एच मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसमें ऐड हो रहा है. ये वो जगह है जिसको हम कह रहे थे स्मूदी बन रही है, और ये बायस है जो इस स्टेज के ऊपर ऐड होती है. दिस इज द ओनली न्यू थिंग बाय द वे, जो इससे पहले नहीं थी. एंड देन यहाँ से आगे बढ़ने के लिए यू मल्टीप्लाई दिस विद द वाई एच मैट्रिक्स एंड यू ऐड द बायस एंड देन यू डू द सिग्मॉइड या व्हाटएवर फंक्शन एंड यू हैव द फाइनल प्रिडिक्शन. ठीक है, वो इसलिए मैंने जल्दी से बात चीजें मैं इसलिए जल्दी बोल देता हूँ कि मैं पहले वो करवा चुका होता हूँ. दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ अ प्रीवियस थिंग. यस. किसकी? एक्स एच की डिमेंशंस वो आपको खुद पता होनी चाहिए, जो अभी हमने ये बनी हुई यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या है. डब्ल्यू एक्स एच क्या है, यहाँ से यहाँ लाने वाला. एक्स टी इज वन इंटू vocab size है, so this thing would be the vocab size into the number of embeddings जो आप जितनी चाह रहे हैं उसको. बाय द वे इसकी ये नीचे वो भी लिखे हुए हैं जी. इज एन इंटरमीडिएट स्टेज. न्यूरॉन न्यूरॉन को दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है. ओटी अलग इसलिए किया हुआ है कि ओटी के अंदर खाली उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है और उसके बाद उसको नॉन लीनियर से गुजार रहे हैं. या इधर से जो इधर आने के लिए एम्बेडिंग स्टेज से फाइनल आउटपुट. इट इज इट शुड बी एच वाई. इट शुड बी एच वाई. या यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वाई एच ही लिखा हुआ है. या सो इट्स द सेम थिंग. या एच और वाई के दरमियान का ताल्लुक. बट यू राइट, इट वुड हैव बीन बेटर फ्रेज द अदर वे. बट या ठीक है जी, चलें आगे. फॉरवर्ड पास हुआ है अभी तो खाली, अब वापस आना है. अब आसान वाला हिस्सा उसका. ओके, सबसे पहले लॉस निकाल लेते हैं. सो योर लॉस इज बिटवीन y and y hat. The loss would be computed across all time steps and the loss would be summed across all time steps. आपकी कितनी गलती है? जितनी गलती आपने कल की थी, आज की है, कल करेंगे, परसों करेंगे. सो बेसिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आपकी पूरी जिंदगी की गलतियां जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, एवरी डे एवरी टाइम स्टेप की गलतियां. ठीक है, तो ये दिस इज द टोटल लॉस. ओके, लॉस को अगर मैं क्रॉस एंट्रोपी लॉस लिख दूं तो दिस विल बी कंक्रीटली व्हाट द लॉस विल लुक लाइक. ये एग्जैक्टली exactly वही फॉर्मूला है जो इससे पहले मैंने आपको बहुत तफसील से कराया था जब हम फीड फॉरवर्ड के अंदर वन वर्ड प्रिडिक्शन कर रहे थे. ठीक है, और यहाँ पर इसको बाकायदा सॉफ्ट मैक्स में कन्वर्ट कर दिया है जस्ट सो दैट यू कैन सी के ये एक्चुअली कैसे कैलकुलेट हो रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस वाइट वाई हैट टी इज जस्ट अ सॉफ्ट मैक्स या सम अदर फंक्शन over the OT, which is the intermediate value. All right, now we are ready for driving the back propagation gradients. Ji. In losses, let's see. But you're right. Yeah. हाँ, इस सेंस में you're right. No, sorry. या मैंने कहा कि जो गलती कल करेंगे हाँ वो इस वाले में नहीं अप्लाई होगी, वो होती है बाई डायरेक्शनल के अंदर. you're right. थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. वो जो मैं लॉसेस जब कैलकुलेट करने को बोल रहा था तो मैंने बोलने में कहा था मेरी वो गलतियां जो मैंने कल की थी और मेरी वो गलतियां जो मैं कल करूंगा वो इस टाइम स्टेप पे मुझे नहीं पता है, अगली वाली इस वाले रिकरेंट नहीं पता. थैंक यू फॉर करेक्टिंग दैट. वो तब पता होती है जब ये बाई डायरेक्शनल होता है. तो इस बीपीटीटी की एक बाई डायरेक्शनल फॉर्म है वो उसमें होती है. या ओके, ऑलराइट. सो नाउ we're going to calculate and I'm going to slow down. I have 15 minutes. I have just this thing to complete. तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा मैं जितना स्लो आगे बढ़ सकूं स्लो बढ़ूं ताकि आपको कोई मसला ना हो. हम इस वाई एच मैट्रिक्स को अपडेट करने के लिए ग्रेडियंट्स वापस लाना चाह रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट दैट. पहली ऑब्जर्वेशन, वाई एच सारे टाइम स्टेप्स में जो है वो एक ही मैट्रिक्स है. essentially what we need to do is हमने across all of these time steps इसकी जितनी गलतियां हैं वो सारी की सारी ऐड करनी है इन द पास्ट डायरेक्शन. जहां भी खड़े हैं उससे पीछे हर तरफ हमने जाना है. ओके, लेट्स डू दिस. सो note that the weight matrices, for example WYH, are shared across all time sequences. So WH, you contributed to the loss at time t minus 1, t and t plus 1. So जो again bidirectional वाली चीज, let's add up all of your mistakes. अगर हम पास की तरफ जा रहे हैं तो खाली the previous mistakes. Let's do that. So this is how the original loss will be calculated. So this is the loss with respect to WYH. So the partial derivative of L with respect to WYH is equal to the sum across all time steps t to t. हम t पे खड़े हुए हैं और कैपिटल T तक जा रहे हैं. So ये हम एक इंटरवल के ऊपर इसको निकाल रहे हैं. Of this,
So basically this will be sum of this across all of these type steps. अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए कि ये वाली चीज को मैं कैसे ब्रेक करूं यूजिंग द चेन रूल। ये आपको अच्छी तरह आता है, ये वो चीज है जो आपने घर से पढ़ के आनी थी और जो मैंने एक दफा रिवाइज भी करवाई थी। सो एल टी with respect to y hat, y hat with respect to ot, ot with respect to YH। ठीक है, सो हम एक एक करके यहां तक वापस आ सकते हैं और हम इन ब्रेक्स को मुख्तलिफ जगहों पर भी लगा सकते हैं एज वी नो। सो दिस इज वन वे। एल टी विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू ओ टी विद रिस्पेक्ट टू एच वाई एच, क्योंकि हमने इसको इस मैट्रिक्स को अपडेट करने के लिए यूज करना है। हम एच टी से पीछे नहीं जा रहे हैं, हम वाई एच पे रुक रहे हैं। रिमेंबर हमारे पाथवे के अंदर जहां कोई वेट मैट्रिक्स आती है हम उधर मुड़ जाते हैं, उसको उसके लॉसेस दे देते हैं। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले दोबारा भी एक मरतबा दिखाई थी। सो दिस इज द लॉस अक्रॉस ऑल टाइम स्टेप्स, दिस इज द टोटल लॉस जो कि अपडेट करेगा इस मैट्रिक्स को वाई एच को। इसकी बाइसेस का खुद लिख लें। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू बी वाई खुद से लिखें जरा। ओके, सो दिस इज बी वाई एंड दी ओनली चेंज इज यहां तक तो वही लॉस आया, सिर्फ इसके बाद हम इसके y की तरफ नहीं गए, 22 की तरफ ले गए कि 22 का कितना कसूर है। ठीक है, ऑलराइट, दिस वाज द इजी वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एच एच। अब जितना बस दिमाग के अंदर एनर्जी रह गई है ना, अब वो सारी यूज करने का इरादा कर लो ओवर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। दिस डेरिवेशन इज द ओनली डिफिकल्ट वन। जब ये एक दफा हो जाएगी तो आप आदी हो जाएंगे और अगली वाली खुद ही निकल आएगी उससे, तो लिहाजा this one is the only difficult one. Okay, अब हम करने क्या लगे, we're going to use L t plus 1। हम खड़े हुए हैं loss t plus 1 पे to denote the output of the time step t plus 1। L t plus 1 is minus y t plus 1 log y hat t plus 1। ठीक है, इस loss को पकड़ के हमने ले जाना है WHH की तरफ। Now let's see. The gradient with respect to WHH considering the time step t plus 1 only would be this, जैसे अभी आप निकाल कर आए हैं, L with respect to y hat with respect to h, and h with respect to hh। यहां तक तो सीधा सीधा ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर ये hh आपसे रिबेलियन करेगा और आपसे कहेगा, देखो ये, so we know this, we have experienced this for many years। So what happens when a new government comes in Pakistan? जब आप उन्हें ये कहते हैं यार पेट्रोल महंगा हो गया, वो क्या जवाब देते हैं आपको? पिछली गवर्नमेंट, हमने कुछ किया है, उससे भी कुछ हुआ होगा थोड़ा सा। असल में हमें ये मसाइल विरासत में मिले, राइट? This is the exact answer which this WHH is going to give you right now. You're going to come to it and say ये तुम्हारा कसूर है कि इतना लॉस आया है। It's going to say सारा मेरा कसूर नहीं है, मुझे एक इनपुट भी मिली थी HT से, कुछ कसूर उसका भी है जो वो अपने साथ लेकर आई थी। और जब आप HT से जाकर पूछेंगे कि तुमने ये गलत आउटपुट क्यों दी, तो वो कहेगा इस एच टी के अंदर पिछले टाइम स्टेप के अंदर भी कसूर था WHH का। वो कौन है? तुम नहीं, वो मैं था जो मैं पिछले टाइम स्टेप में था। So this is like a government getting a second tenure and saying पिछली गवर्नमेंट का कसूर है कि पेट्रोल महंगा हो गया। Like you were the previous government, yeah sure, but that was a different time step. Those were different sequences. So अगर आप अपनी गवर्नमेंट के लोगों को जाकर एक दफा RNNs पढ़ा दें तो they would have mathematical basis for what they try to claim. So they would also have a formula for this. They can actually show it to you कि इस वजह से हमारी गलती नहीं है, पिछले वालों की गलती है। So this is essentially what you're trying to drive. Okay, then what does that mean? That means that the hidden state ht plus 1 also partially depends on ht according to the recursive formulation of this. Therefore, at the time step t to t plus 1, this same thing is also delta t plus 1, delta L t plus 1 with respect to y hat t plus 1, y hat t plus 1 with respect to ht plus 1, लेकिन ht plus 1 with respect to ht, rather than ht plus 1 going just to hh, going to the previous time step ht, and ht और उसमें जितना कंट्रीब्यूशन पिछले वाले एच का था जो कि यही एच है, क्योंकि एच एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, एच तो सेम ही रहता है ना। So this recurrence, it's not yet complete, but this shows that the loss is a combination of these two things. It's a sum of these two things. मेरी वो सारी गलतियां जो हुई हैं इस टाइम स्टेप पे और वो सारी गलतियां जो मुझ तक पास हुई हैं पिछले टाइम स्टेप से, लेकिन this needs to be propagated all the way back to H1।
क्योंकि जब आप एच टी को जाकर कहेंगे ना कि तुम बहुत ही घटिया हो, तो एच टी आपसे कहेगा कि सारा कसूर मेरा नहीं है, मुझे एच टी -1 से भी बहुत कुछ मिला था, और वहां भी एक एच एच था जिसकी कुछ गलती थी। तो इसेंशियली वी आर गोइंग अक्रॉस टाइम एंड सेइंग एच एच तुम्हारा कसूर जो आज है, तुम्हारा कसूर जो कल था, तुम्हारा कसूर जो परसों था, तुम्हारा कसूर जो 2 दिन पहले था, तुम्हारा कसूर जो इतने दिन पहले था, ऑल द वे डाउन टू द फर्स्ट डे और द फर्स्ट टाइम स्टेप ऑफ द रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क। ये डब्ल्यू एच एच के सारे कसूरों की लिस्ट है। एट दिस अप, नाउ अपडेट योर एच एच। तो बेसिकली अब मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि अगर कभी आप वाकई चाह रहे होंगे किसी ऐसे बंदे को सजा देना जो ये कह रहा होगा कि सारा कसूर पिछले वाले का है, तो नाउ यू एक्चुअली नो हाउ टू कैलकुलेट द टोटल मिस्टेक्स। तो आपको ये भी निकालना अब आ गया। आई एम जस्ट टीचिंग यू द मैथ to solve all of that in a meaningful manner. Okay, क्वेश्चन मैं अभी नहीं दे सकता बीच में। Okay, अभी तवज्जो नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना। अगर ये समझ आ गया है तो और तवज्जो हाई कर लें, बिकॉज अभी खत्म नहीं हुआ। अभी मुश्किल हिस्सा वी जस्ट गेटिंग देयर। इट्स लाइक रोलर कोस्टर, वी आर जस्ट पास द टक 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 and it's about to go boom. So we're there. Okay. Thus, at the time step t plus 1, we can compute the gradient and further use backpropagation through time from t plus 1 to 1 to compute the overall gradient with respect to hh. So therefore, this thing would be k is equal to 1 to t plus 1, this whole thing. अच्छा, इसमें अब वो दो कहाँ गए? अभी तो हमने कहा था ये वाला टाइम स्टेप, और हमने कहा था कि पिछला वाला टाइम स्टेप, वो सारे इसमें हैं। when this thing, when k is equal to t plus 1, this is t plus 1 with respect to t plus 1 and t plus 1 with respect to hh, तो इसमें मौजूद है ऑलरेडी। तो इसमें अब सारे आ गए। सो इन अदर वर्ड्स, इस पूरे इक्वेशन को कैसे पढ़ना है? एच एच की गलती टाइम स्टेप टी प्लस वन में, प्लस एच एच की गलती टाइम स्टेप टी में, एच एच की गलती टाइम स्टेप टी माइनस वन में, ऑल द वे बैक टू टाइम स्टेप वन। दिस इज जस्ट द सम ऑफ इट्स मिस्टेक्स। ठीक है। however however this thing in itself is a recurrence। किसी भी टाइम स्टेप पे जब आप खड़े हुए हैं, देखो, आप कह रहे हैं मेरी सारी गलतियां क्रॉस ऑल टाइम स्टेप्स, लेकिन जब मैं किसी भी टाइम स्टेप पे खड़े होके अपनी गलती निकालता हूं, ये बस वो आखिरी पॉइंट है जो मुश्किल है। सो इट्स फाइन, एच एच की गलती टी पे, टी माइनस वन पे, टी माइनस टू पे, टी माइनस थ्री पे, बट जब मैं टी माइनस वन पे खड़े होकर उसकी गलती निकालना चाहूंगा तो वो नहीं निकाल सकता। वो कहेगा इस टाइम स्टेप टी पे मेरी गलती भी तो पिछले वालों पे डिपेंडेंट है। सो एट एवरी टाइम स्टेप यू नीड टू गो बैक अगेन टू टाइम स्टेप वन। सो इट्स ट्वाइस। मैं बात दोबारा दोहराता हूँ। मेरी कितनी गलती है आज टोटल? इट इज अ सम ऑफ मेरी गलतियां आज, मेरी गलतियां गुज़श्ता कल, गुज़श्ता परसों, गुज़श्ता 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। लेकिन जब मैं किसी भी पॉइंट पे खड़ा होकर कहूंगा, लेट्स से मैं कहूंगा मेरी गलती एट टाइम स्टेप 2, इज इट एन आइसोलेटेड गलती? नहीं, इट्स अ सम ऑफ मेरी गलती एट 2 and 1। एट 3 इट इज 3 2 and 1। एट 4 इट इज 4 3 2 1। So I'm doing this 1 2 1 3 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। इस सब कुछ को ऐड करते हुए ये पूरे का पूरा सम बनेगा। सो इट्स गोना हैव टू समेशंस इन इट। वन समेशन जो किसी भी जगह खड़े होकर वन तक ले जाती है, और दूसरी समेशन जो सारे टाइम स्टेप्स के अक्रॉस इनको सम कर देती है। नाउ यूर रेडी फॉर द फाइनल इक्वेशन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। मैंने सिर्फ आपको ये समझानी है एंड वेट डन। इस वाले को बेशक ये खाली उसी को ओपन किया हुआ है, दिस इज लाइक सेम रिकरेंस। वो आपको अगर ये समझ आ गया तो ये खुद ही समझ आ जाएगा। ओके, so the total mistake of HH is the derivative of L with respect to HH, which is the sum across all time steps t to t of the mistakes of HH जो इसकी वजह से हुई हैं। Okay, but at any time step जो उसकी mistakes हैं, they need to be propagated back to the time step one in order to find its mistake on any one particular day. So therefore you have t plus 1, L t plus 1 with respect to y hat t, y hat t plus 1, y hat t plus 1 with respect to h t plus 1, h t plus 1 with respect to hk। ये k जब भी कभी आप खड़े होंगे ना, ये आपको हर जगह से वन तक ले जाना पड़ेगा। उस दिन की गलती समझने के लिए वन तक की गलती पूरी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे आपको उस दिन की गलती मिलेगी। नाउ यू डू इट फॉर एवरी डे एंड देन यू सम। दिस इज द आउटर समेशन। आई होप कि ये समझ आ गया है। लेट मी गिव यू 2 minutes, absorb this। right now you're in the best position in your life, and probably judging by मैं आप में से कुछ को जानता हूँ, probably the best ever, that this is your closest that you're ever to understanding this। So don't waste these 2 minutes, take 120 seconds। अभी मैं क्वेश्चन आखिर में लेता हूँ।
120 seconds absorb this. There is a second intuition to understand this as well. अगर आप में से कोई अभी तक double summation में फंसा हुआ है ना, let me give you a second one. This might be an easier one. Remember, we're calculating a loss here, a loss here, a loss here. This is the summation across these losses. So this is just a sum across this loss, this loss, this loss. But when I try to calculate this loss, for example, this particular loss, मुझे यहाँ से पीछे जाना पड़ता है time step 1 तक. That's the second summation. हर लॉस पे खड़े होकर मुझे 1 तक जाना पड़ता है. So therefore इस लॉस के लिए भी मुझे 1 तक जाना पड़ेगा, इस लॉस के लिए भी 1 तक जाना पड़ेगा, इस लॉस के लिए भी 1 तक जाना पड़ेगा. सब जब निकल आएंगे ये मुतमईन हो जाएगा आज मेरी टोटल गलती शुरू से इतनी थी, आज इतनी थी, आज इतनी थी. Then I'm just gonna sum them up. That's the total loss. Sorry. t+1 क्योंकि हमने ये सारे के सारे डेरिवेशन है t+1 पे खड़े होके किए. We said in the beginning we're assuming कि हम t+1 पे खड़े हैं. Just simplifying. आप t पे शुरू हो जाते तो आपको t-1 t-2 कर रहे होते. Yeah, it's just symbolism. Yeah. Yeah. बहुत माजरत के साथ मैं सवाल यहीं से कंटिन्यू करना, क्लास खत्म होने वाली है, मैं सिर्फ कंक्लूड कर लूं. ठीक है, क्वेश्चन में आखिर में लेता हूं. Now the same math that you used for your YH, the exact same reasoning completely works for XH. कोई फर्क नहीं. XH के भी सेम वही मसले हैं, क्योंकि XH जिस इक्वेशन के अंदर आ रहा है वो उसी इक्वेशन में आ रहा है, इफ यू रिमेंबर, जिसके अंदर आपका HH आ रहा था. सो ये जिस इक्वेशन के अंदर आता था, जिसके अंदर आपने कंबाइन किया हुआ था दो चीजों को, फीड फॉरवर्ड को और रिकरेंट को, ये भी उसी के अंदर आ रहा था. सो लिहाजा ये भी ये कहता है मेरी गलती नहीं, मेरी गलती पीछे वालों की गलती पे भी डिपेंडेंट है. सो देयरफॉर व्हेन यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम, दैट द समेशन अक्रॉस ऑल टाइम स्टेप्स एंड देन फॉर ईच टाइम स्टेप जस्ट गो बैक ऑल द वे टू द टाइम स्टेप 1. ठीक है, इट्स द सेम. सो एक समझ आ गया तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया. ठीक है, क्वेश्चन, सॉरी मैं अभी लेता हूँ क्वेश्चन. ओके, तो हम आज यहां खत्म कर रहे हैं. अगली क्लास हमारी, ओके वेट 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 वेट, अगली क्लास में इंशाल्लाह होपफुली वी विल कंप्लीट LSTMs. मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगली क्लास में आने से पहले इस सब कुछ को एक मर्तबा अच्छी तरह रिवाइज करके आइएगा. और एक मशवरा है, ये तो थी ना रिक्वेस्ट, एंड व्हेन आई से रिक्वेस्ट इसके बहुत से मतलब होते हैं, बट दूसरा मशवरा ये है, वाकई आज जाके रिवाइज कर लेना. हो सकता है आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा हो, कल 8 क्विजेज हों, 10 असाइनमेंट्स हों, आज रात को भी डेडलाइंस हों. ट्रस्ट मी, revise this today. This is probably the most difficult it's ever gonna get in this semester. This is a very high point. बहुत से स्टूडेंट यहाँ के फंस जाते हैं कि ये हुआ क्या है इसमें. ये इक्वेशन समझ आ गई तो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बहुत आसानी से समझ आने लगेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.